वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान हैदरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान हैदरी। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट टीनेजर्स के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है, बड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं आपके स्पेशल, आपका पसंदीदा टॉपिक पे, स्किन के ऊपर, वाइटनिंग के ऊपर। और मैंने बड़े ही अच्छे गेस्ट को इन्वाइट किया है जिनकी बड़ी ग्रिप है इस टॉपिक पे। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जुबैर ताहिर साहब, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं और एस्थेटिक फिजिशियन है। और साथ में उनका साथ देंगी डॉक्टर किंजा जुबैर, जो कि प्लास्टिक सर्जन है और एस्थेटिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बेहतरीन। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। और सर, कैसी मसरूफियत है? मसरूफियत अल्हम्दुलिल्लाह, बिजी रूटीन है, लेकिन उसके आपकी मोहब्बत है कि आपने हमें इनवाइट किया, इस काबिल समझा कि हम आपके साथ इस टॉपिक पे बात बेसिकली आपको पता है कि हम सादकाबाद एक ऐसी तहसील है जहाँ पे अवेयरनेस बड़ी कम है। और आप दोनों, यू आर डूइंग ग्रेट कि आप लोग उधर के लोगों को अवेयर करने के लिए न्यू चीज़ें लेकर आए हैं। और इसके लिए हैट्स ऑफ टू यू एंड कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक के अल्लाह जो है आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, अब सबसे पहले हम लोग, मेरा जो सवाल है वो ये है कि एस्थेटिशियन और डर्माटोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, ऐसा है कि डर्माटोलॉजिस्ट आपके कोई भी बीमारी है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया, सोरियासिस हो गया, या मुख्तलिफ किस्म की बीमारी होती है, उनको ट्रीट कर रहे होते हैं। और एस्थेटिक फिजिशियन हम लोग स्किन से रिलेटेड, स्किन और हेयर हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। सही सही सही। अच्छा सर, जैसे कि अब हर चीज़ की टाइप्स होती हैं, हमारी जो स्किन है क्या इनकी भी टाइप्स हैं? एग्जैक्टली, हमारी जो स्किन है उसकी भी टाइप्स हैं, और हर चीज़ आपको पता है इस्मान भाई, हर चीज़ उसकी टाइप के अकॉर्डिंगली चलती है। हमारी स्किन की भी 6 टाइप्स हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन, जी जी श्योर। स्किन की 6 टाइप्स हैं, टाइप 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 जो है हमारे पास मोस्टली ये जो अमेरिकन हैं, ये टाइप 1 में काउंट हो जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं पेल वाइट में। फिर हमारे पास आ जाते हैं लाइट वाइट में। फिर आ जाते हैं फेयर स्किन, आ जाती है लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, और फिर ब्लैक आ जाते हैं, जो कि मैक्सिकन होते हैं। तो टाइप्स के अकॉर्डिंगली हमारी डिजीजेस भी वेरी करती हैं। जो टाइप 1 वाले होते हैं उनमें स्किन इन्फेक्शन का चांस सबसे ज़्यादा होता है, स्पेशली ये सनबर्न इनमें ज़्यादा हो जाता है। और जो टाइप 6 वाले होते हैं उनमें एक्नी बहुत ज़्यादा होती है। टाइप 4 5 में, सॉरी 5 में 6 में इनमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते और हैं। मैम, जो हम पाकिस्तानी या हम लोग एशिया कंट्रीज में, यहाँ पे ज़्यादा कौन सी टाइप की स्किन होती हैं? हम मोस्टली 3 4 और 5 में फॉल करते हैं, और हमारे पास बड़ी परफेक्ट रेंज है। हम बहुत दोनों एक्सट्रीम से बचे हुए हैं, टाइप 1 और टाइप 6, इन दोनों एक्सट्रीम से हम बचे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मैम, अब जो स्किन से बात होती है तो स्किन में हम लोग अक्सर देखते हैं कि चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल होते हैं। अब इन गैर ज़रूरी बाल के, ये एक तो ये क्यों आते हैं फेस पे, और इनका ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू होता है या कोई प्रोसीजर होता है इनके लिए? अच्छा, एक तो नॉर्मल हमारे एक्सेसिव बाल जैसे फेस पे आ जाते हैं, या हमारे जैसे प्राइवेसी वाली जगह है, एक्जिला पे आ गए, ग्रॉन पे आ गए, तो ये तो नॉर्मल आते हैं। लेकिन इनके अलावा बीमारी भी होती है हिर्सुटिज्म, जिसके अंदर एक्सेसिव थिक हेयर्स आ जाते हैं। वो हमारे अंदर हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो कि ओवरीज से स्क्रीट हो रहे होते हैं, एंड्रोजन। एंड्रोजन लेवल एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से हमारे ये एक्सेसिव बाल बनते हैं, एक्सेसिव बाल होते हैं। तो उस वजह से ये बीमारी भी है, उसको हम मेडिकली भी ट्रीट कर सकते हैं, और एस्थेटिक हमारे पास जैसे लेज़र हेयर रिमूवल है, तो उसके साथ भी ट्रीट कर सकते अच्छा सर, अब आपने जैसे बताया कि हम इसको मेडिसिन और बाय प्रोसीजर भी हम लोग डील कर सकते हैं, तो इनके भी कोई, यानी कि कोई रेंज होती है कि एक स्क्वेयर रेंज पे जाएंगे तो तब हमने इसको बाय प्रोसीजर डील करना है, और अगर कोई स्टार्टिंग है तो हम इसको बाय मेडिसिन के साथ डील कर सकते हैं? हैं। उसमें ऐसा है कि स्टार्ट हमें दोनों चीज़ों को कम्बिनेशन के साथ ही ट्रीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन के साथ ये ठीक हो जाए, या सिर्फ हमारे पास मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है उसके साथ ठीक हो जाए। ये कम्बिनेशन थेरेपी है, उसी के साथ ये ट्रीट होते हैं सब। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो उसकी अंडरलाइन कॉज है ना, जब तक उसको हम सेटल डाउन नहीं करेंगे तो बाहर से हम जो मर्जी प्रोसीजर किए जाएं उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए दोनों चीज़ों को हमें एग्जैक्टली वो जिसे वो पंजाबी में हम लोग कहते हैं कि जड़ से उखाड़। एग्जैक्टली वो जड़ से उखाड़ना पड़ेगा उसको। ठीक हो गया। अच्छा मैम, अब जैसे कि आपने प्रोसीजर की बात की, तो क्या और भी प्रोसीजर्स होते हैं इनमें? क्योंकि मुझे तो इतना प्रोसीजर्स के अबाउट नहीं पता, आपको पता है, आप मुझे बता सकते हैं क्या मजीद प्रोसीजर्स होते हैं ट्रीटमेंट के लिए?
आप हिस्टोरिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसके अलावा और प्रोसीजर्स भी आप लोग कर रहे हैं? एस्थेटिक फील्ड में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि हम अपने सेटअप में कर रहे हैं हाइड्रा फेशियल। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पास हाइड्रा फेशियल है वो डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर 14 इन 1 हाइड्रा फेशियल है। मतलब हमारे पास जो प्रोब है वो 14 इन 1 है, 14 प्रोब है विद डिफरेंट क्वालिटीज। तो ये मशीन जो है ना बहुत एडवांस मशीन है। ये स्किन को रिहाइड्रेट करती है, हाइड्रेशन को इम्प्रूव करती है, जो डेड स्किन सेल्स हैं उनको ख़त्म कर देती है, और सबसे मेन थिंग जो पोर्स ओपन हो जाते हैं। डेली हमारी एक्टिविटी, जैसे मैं डॉक्टर साहब हम डेली हॉस्पिटल जाते हैं, आउट बैक करते हैं, इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, बसेस पे जाते हैं, रिक्शा पे जाते हैं, और सन एक्सपोयर हो जाता है। तो डेली हम जब डेली केयर हम नहीं कर पाते हैं स्किन की, तो उसकी वजह से स्किन हमारी डेड हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं और उसके अंदर डस्ट पार्टिकल अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो हाइड्रा की वजह से वो सारे डस्ट पार्टिकल्स वो रिमूव कर लेगा, उसको उन पोर्स को क्लोज कर देगा और स्किन को हाइड्रेट करेगा। और कुछ फाइन लाइंस बन जाती हैं हमारी स्किन पे क्योंकि हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो ये उसको भी इम्प्रूव कर देता है। और इस तरह के इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी। अच्छा मैम, जैसे हाइड्रा फेशियल अब एक आपने नाम लिया और एक फेशियल का नाम हम लोग जो है ना सैलून्स में सुनते हैं, तो आपके फेशियल और उनके फेशियल में क्या डिफरेंस है? उनका फेशियल वो डिजास्टर्स फेशियल है। डिजास्टर्स इन टू मीन्स, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई फेशियल कराने जाता है वो एक इंस्टेंट इफेक्ट लेके आता है, क्योंकि उनके पास एक ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एजेंट एक्चुअली एक मरकरी है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत डेंजरस है, और मोस्ट कॉमन कॉज है कैंसर की। आप जाते हैं, वो आपको क्लेंजिंग स्क्रबिंग इसके बाद एक अच्छा सा ब्लीचिंग एजेंट लगा देते हैं और आपको इंस्टेंट ग्लो। एग्जैक्टली exactly. लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इसका एक वर्स इफेक्ट है हमारी स्किन के ऊपर। ये हमारी स्किन को थिन करेगा, स्किन को पेनिट्रेट करेगा, जो अंडरलाइन हॉर्मोन्स है जो कि हमारी स्किन के इंप्रूवमेंट के लिए बेहतर है, उन सबको बिल्कुल डेड कर देगा। जबकि हम जो हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं, हम इसमें ब्लीचिंग एजेंट नहीं डाल रहे हैं, इसमें बहुत ही जो स्किन फ्रेंडली से सीरम्स हैं वो इसमें यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड आ जाता है और कोजिक एसिड आ जाता है, विटामिन सी सीरम्स आ जाते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ प्रोब्स होते हैं, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब्स है, कुछ कूलिंग प्रोब है। और हमारे पास हाइड्रा फेशियल में एक प्रोब होता है जिसके थ्रू हम साइमल्टेनियसली सीरम भी इंड्यूस कर रहे हैं और डस्ट पार्टिकल्स को भी सक्शन कर रहे हैं, एक साथ हम ये दोनों फंक्शन कर रहे हैं, स्किन को टाइट भी कर रहे हैं। तो हम स्लोली अपने सीरम्स को जो कि स्किन फ्रेंडली हैं उनको इन्फ्यूज कर रहे हैं, कोई इंस्टेंटली ब्लीचिंग एजेंट डाल के स्किन की अपर लेयर को वाइप ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो ये तो दी बेस्ट चीज़ है और वो बहुत डेंजरस चीज़। डॉक्टर साहब, आपने अक्सर अब तो हमें देखे ना कि एक चीज नॉर्मलाइज ऐसे की जाए टीवी एड्स के थ्रू, वो दिखाती हैं कि रातों रात जी रंग सफेद, सुबह रिश्ते वाले देखने वाले आए हुए हैं तो एग्री हो गए हैं जी, कि हमारे एड्स में दिखाया जा रहा है कि अब 14 दिन में आपका रंग सफेद, 5 दिन में आपका रंग सफेद। तो ये एड्स कितना बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारी सोसाइटी में? ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारे मीडिया का एक पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से कि वैसे हो नहीं रहा। तो उसके लिए ये जो एड्स बना रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो चीज़ों को नॉर्मलाइज करें। उसमें ये है कि आप ब्लैक कलर को या डल कलर है उसको उसको इतना बुरा ना कहें कि ये तो बस लोग इंसान वो जीने का कहते नहीं जीने कहते जीने का हक ही नहीं है उस बंदे को। ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, स्किन फेयर हो, आपके डर्ट फ्री हो, पोर्स उनके क्लियर हो, तो ये चीज़ें आपके लाइफ के साथ बेहतर होनी चाहिए, ना कि आप डल कलर को या उसको आप इतना वो कर दें कि एग्जैक्टली ये अब देखें ना, इसकी वजह से इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कोई फीमेल्स हैं या मेल है, उनकी शादी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को हमें मना करना चाहिए और इनके ऊपर आपको बल्कि काम भी करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया डॉक्टर साहब के शादी पे बड़ा इफेक्ट आता है। फीमेल्स, मेल्स मैम, मेल्स भी आजकल जो है ना बहुत ज्यादा इस चीज को लेके सीरियस हैं, पोजेसिव हैं। मैं पोजेसिव का वर्ड यूज करूँ, वाकई पोजेसिव है डॉक्टर साहब, मेल बहुत पोजेसिव है। अगर आप चांद रात को चले जाएं तो सैलून्स में चले जाएं, सारे वहां पे फेशियल करवाने आए होते हैं, अपनी स्किन खुद खराब करवाने, जैसे आपने बताया कि इंस्टेंट के चक्कर में अपनी स्किन खराब करवा लेते हैं। और फीमेल्स का भी यही हाल है कि रंगों की वजह से शादियां नहीं हो पा रही। और ये देखिए हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है कि उस्मान भी ऐसा नहीं है कि जितने भी ब्यूटी सैलून वाले हैं वो गलत ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छी भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो एफडीए अप्रूव्ड हैं, स्किन फ्रेंडली है। ऐसे भी फेशियल हैं। ये बेसिकली ब्लीचिंग एजेंट जिनमें नहीं है वो स्किन फ्रेंडली है। तो उसमें हमें ये चाहिए कि ऑथेंटिक जो स्किन फ्रेंडली चीज़ें हैं उनको यूज़ कराएं। और लेकिन अब मसला क्या है,
हमारे यहाँ लोग कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है कि यार मिनिमम बजट में मेरा काम हो जाए, मुझे आधा घंटा जो है ना वो पूरा मसाज चलता रहे मेरा। तो इन चीज़ों की वजह से बार्बर हजरात भी या ब्यूटी सैलून वाले भी वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल चीज़ लेके नॉर्मल मतलब जो ऑथेंटिक नहीं है एग्जैक्टली। वो करके तो बस वही अपना वो बिजनेस कर रहे हैं और वो ब्लीचिंग है मतलब। मैं तो ये कहूँगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं तो ये कहूँगा ताली दोनों हाथों से बजती है। तो जहाँ पे बार्बर का कसूर है वहाँ पे कस्टमर का भी कसूर है। तो उनको भी इन चीज़ों का, गूगल आपके पास है, हमारे पास इतनी अच्छी थिंकिंग के लिए चीज़ें हैं, तो हम सर्च कर। अब तो चैट जीपीटी ने जिंदगी और आसान कर दिया, आप कुछ भी सर्च करें। और एक चीज तो मेरी ऑडियंस को क्लियर होगी कि ब्लीचिंग एजेंट, आपने इनसे बचना है। ये आपकी स्किन को ना बड़ा खराब करते हैं। अच्छा, अब आपने हाइड्रा फेशियल के बारे में बताया, अब आप और प्रोसीजर जैसे बोटॉक्स के बारे में सुना है, हाइफू के बारे में सुना है, वाइटनिंग के बारे में, आप कुछ इन प्रोसीजर्स के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। ये सारे जो नाम लिए ये भी हो रहे हैं, पीआरपी भी कर रहे हैं। पीआरपी इसका फुल फॉर्म है प्लाज्मा रिच प्रोटीन। ये बेसिकली हम स्किन और हेयर्स के लिए करते हैं। हमारे हेयर्स में हमारे पास ये हेयर्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, उनकी थिकनेस बेटर करता है। उसके बाद स्किन में हमारे पास स्किन का कलर इम्प्रूव करता है, और उसमें आपके पास ब्राइटनिंग भी होती है स्किन में, और इसमें आपको बहुत सारे कलर्स के साथ बेटर इंसान फील करता है। जबरदस्त। और ये जैसे बटो, अच्छा ज्यादा मैम कौन सा प्रोसीजर जो है वो ज्यादा केसेस हैं जिस प्रोसीजर के। मेरे ख्याल में जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है, उसी तरह सारे प्रोसीजर्स की अपनी एक वर्थ बनती जा रही है। जैसे इनिशियली एक हाइड्रा फेशियल का बहुत हाइप थी, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे, लेजर हेयर रिमूवल था। लेकिन अब जो लोग हमारे पास आते हैं वो फिलर्स की भी डिमांड करते हैं, बोटॉक्स की भी करते हैं, क्योंकि शायद मीडिया ने इतनी अवेयरनेस कर दी है कि उनको पता चल रहा है कि अब हमारे पास ये जो लाइंस हैं ये हमारी इतनी प्रोमिनेंट हो रही हैं कि इसको किसी तरह तो फिल करना है ना, तो इसके लिए हमें फिलर्स चाहिए। या हमारे पास ये अंडर आइज हैं, बहुत डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आई बैग्स बन जाते हैं, यहाँ पर टीयर ट्रफ बन जाते हैं, तो इनको कैसे कवर अप करना है। या क्रोज फीट बन जाते हैं, पेरी ऑर्बिटल रिंकलिंग आना शुरू हो जाती है, या अपर फोरहेड पे फ्राउनिंग के जो परमानेंट लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि किसी एक प्रोसीजर को लोग ज़्यादा पसंद करें, जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है लोग हर प्रोसीजर की अपनी एक रिक्वायरमेंट और एक डिमांड जो है ना वो उसकी बढ़ती जा रही है। विद एज भी है ना, जैसे कोई यंग आएगा तो उसको ज़्यादा चार्म होगा लेजर हेयर रिमूवल में, फिर उसके बाद हाइड्रा में, फिर पीआरपी में, और जैसे हम अपर एज की तरफ चल जाते मैम हैं। पीआरपी को थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, प्लाज्मा रिच जो आपने बताया। भी डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया। जी जी। और उसके अलावा ये जो हाइफू है, ये क्या, ये क्या प्रोसीजर है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, फिर उसमें पीआरपी में आपको कुछ उसके बेनिफिट्स बताना चाहूँगा। इसमें स्किन का मैंने आपको बताया, हेयर का बताया। तो ये इसमें सर्जरी फ्री प्रोसीजर है ना। इसमें हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करके उसका सीरम अलग करके तो उसी को ही हम वापस इंजेक्ट कर देते हैं, जो कि पेनलेस है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, एडवर्स इफेक्ट्स भी नहीं है। अच्छा जबरदस्त। ये मैं इन्हीं चीजों की तरफ भी आने लगा था, साइड इफेक्ट के ऊपर, कि मैम जो ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देते हैं। सबका जो रिजल्ट होता है कि लॉन्ग लास्टिंग रहता है, या सबके डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास। नहीं, हर प्रोसीजर का अपना रिजल्ट है ना, अपने आफ्टर इफेक्ट्स हैं। जैसे डॉक्टर ने भी पीआरपी का जिक्र किया, तो पीआरपी में इनिशियली कुछ सेशंस करने पड़ते हैं, जैसे कुछ सेशंस हैं हमें 3 वीक्स से मंथली सेशंस करने पड़ते हैं, 4 to 6। उसके बाद इसका इफेक्ट जो है ना वो ऑलमोस्ट 12-14 मंथ्स रहता है। और फिर कुछ टाइम के बाद जैसे हम किसी भी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाते हैं, इस तरह हमें एक बूस्टर डोज देनी पड़ती है स्किन को। और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि प्रोसीजर करवाने के बाद हमने अपनी स्किन की केयर कितनी की है, वो बहुत बहुत मैटर करती है। फिर जो हाइफू है इसका इफेक्ट 2-3 ईयर्स तक रहता है, 2-3 ईयर्स के बाद दोबारा हमें इसको टचअप करना पड़ता है। बोटॉक्स, फिलर्स, इनका इफेक्ट जो है ना वेरी करता है। बोटॉक्स का इफेक्ट जो है ना ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक है, 18 मंथ तक है, इसी तरह फिलर्स का भी इसी तरह। तो ये डिपेंड करता है हम प्रोसीजर कौन सा चूज कर रहे हैं। अच्छा मैम, अब मैं वाइटनिंग इंजेक्शंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये भी प्रोसीजर ही होता है। एग्जैक्टली exactly। ये इस तरह से होता है कि जैसे हम किसी भी किस्म की ड्रिप लगाते हैं, इस तरह के हमारे पास एक प्री फॉर्म से इंजेक्शंस होते हैं, जिसमें कोजिक एसिड होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, हाइलोरॉनिक एसिड होता है, डिफरेंट कॉकटेल होता है। और उसको हम स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली पेशेंट की डिमांड के मुताबिक हम उसको लगा देते हैं। इन्फ्यूजन की फॉर्म में लगता है, छोटी सी ड्रिप होती है जो उसमें लगता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें लोकलाइज्ड इफेक्ट नहीं होता। जैसे कोई भी हम क्रीम लगाते हैं, उसे चेहरे पे लगा ली, हाथ पे लगा ली, बहुत हम कंसर्न हुए तो पाँव पर लगा ली,
लेकिन इसका एक जनरलाइज फुल बॉडी इफेक्ट है। कुछ इसके भी सेशंस करने पड़ते हैं, ये नहीं होते कि आप मेरे पास आए क्लिनिक में और आपने एक ड्रिप लगाई और उसके बाद आप सन ग्लो लेकर बाहर निकले हैं, ऐसा इफेक्ट नहीं होता। हर हर इट टेक टाइम्स। एग्जैक्टली, इट टेक टाइम। तो एक कोर्स है जो आपको कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आ रहे हैं जो कि वाइटनिंग ड्रिप लगवा रहे हैं और वो सेटिस्फाइड भी हैं। तो मैम आपके पास नहीं डॉक्टर साहब कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो एड्स देख के कि हमें जी बस आपके ऑफिस से निकलना और हमने गोरे होकर निकलना है, एड्स में तो हमें वो ये दिखा रहे हैं, आप हमें टाइम बता रहे हैं कि जैसे मैडम ने बताया कि एक टाइम लगता है कि इट टेक टाइम्स, ये नहीं कि आप आए हैं और फौरन से आप वाइट होकर निकल गए या ग्लो कर रहे हैं, हर चीज़ को एक टाइम होता है। तो आपके पास भी ऐसे कोई पेशेंट आते हैं, डील करना पड़ता है? बिल्कुल आते हैं और हम उन्हें अच्छे से गाइड भी करते हैं कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप विद इन 15 मिनट्स और विद इन 1 डे आप बिल्कुल ऐसे और कलर आपका फेयर हो जाए। तो उन चीज़ों को ही हम पेशेंट के साथ डिस्कस करके उनको सेटिस्फाई भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं कि ये स्लो प्रोसीजर है, इसमें 6 टू 8 मंथ्स लग जाते हैं आपको वापस आपकी स्किन बेटर होते हुए या जैसा आप चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो हमारे यहाँ तो मंजन जो लोग जो है ना मार्केट में मैं मंजन बेचते हैं ना, तो वो चाहते हैं किसी तरीके से उनका बिक जाए। हमारे यहाँ लोग जो है ना सर, ऐसा है कि लॉयल नहीं है लोगों के साथ ना, वो बस अपना बिजनेस एक रन कर रहे हैं और वो चाहते हैं बस किसी तरीके से उनका बिजनेस रन होता रहे। तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि यही एक फ़र्क है ना, जो प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारे प्रोसीजर्स हैं। जो प्रोडक्ट हैं वो केमिकल्स लगा रहे हैं, जो हमारी फील्ड है लाइक एस्थेटिक फिजिशियन वाली, इसमें हम एक्सटर्नली तो कम दे रहे हैं लेकिन हम अपनी बॉडी को जो है ना वो फोर्स कर रहे हैं कि वो नेचुरली चीज़ें बनाए। जैसे पीआरपी का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, तो पीआरपी का मकसद है कि वो जो कोलेजन और इलास्टिन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, उसको दोबारा प्लाज्मा जो है ना पेशेंट जब इन्फ्यूज करते हैं कि उसी को दोबारा बनाए, सेल प्रोलिफरेट हो। मतलब प्रोलिफरेशन का मतलब हमारी ज़बान में मेडिकल में प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि नए सेल बने। सही ठीक है, तो हमारी बॉडी में ही नए सेल्स बनते हैं जो कि इलास्टिन और कोलेजन बनाते हैं। तो हमारी फील्ड का मकसद है कि बॉडी के अंदर से ही नई चीज़ें बनती हैं। हम एक्सटर्नली इतनी चीज़ें नहीं लगाते हैं, बॉडी को ही हम फोर्स करते हैं कि वो नेचुरल चीज़ें बनाए, जिससे रिजल्ट ज़्यादा अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग आती है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा अच्छा मैम, जैसे आपने हाइड्रा फेशियल के बारे में बताया कि आप जो है वो सादकाबाद रीजन में बड़ी ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। इसके अलावा कोई ऐसा प्रोसीजर जो सादकाबाद रीजन में ना हो रहा हो और आप लोग वो लेकर आए हैं? उसमें लेज़र हेयर रिमूवल का हमने पहले डिस्कस किया था, तो उसके बाकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमारे पास लेटेस्ट मशीन है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि पूरे रीजन मुल्तान के में कोई एक आध लोग होंगे जिसके पास होंगे, एक आध डॉक्टर ही होगा। तो उसमें ये पेनलेस आइस टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा और आप स्किन बर्न भी नहीं होगा, उसके बगैर ही आप अपने परमानेंट हेयर लॉस कर लेंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। देखिए ना यही मेरे पूछने का मकसद ये था, जैसे अब आपने बताया ना कि आप एडवांस मशीन्स लेकर आए। मैं अपने सादकाबाद के लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ भी अब हर तरह की ट्रीटमेंट है। आप लोग सर्च करें, आपको सब कुछ यहीं पे मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो लोगों को अगर शॉपिंग करने भी जाना होती है ना, वो रहीमिया खान जाते हैं, उनको सिटी से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहिबा जो कि हैं सादकाबाद में एक न्यू चीज़ें लेकर आ रही हैं जो कि हमारे लोगों को बड़ा फ़ायदा देंगे। पेट्रोल वैसे ही बड़ा महंगा हो गया है, ट्रैवलिंग तो जी अब है ही नहीं कि इतना कौन सफ़र करके जाए, तो अब आपको शहर में सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो इंतहाई फ़ख्र के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि हमारे पास रीमिया खां से भी कस्टमर आ रहे हैं और डॉक्टर्स आ रहे हैं कि जिनको जो फील्ड का पता है जिनको, तो वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रीमिया खान से भी आ रहे हैं और दूसरे शहरों से भी आ रहे हैं। सिर्फ सादकाबाद के लोग फैसिलिटी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये माशाल्लाह के, इतना आपने ज़बरदस्त एक चीज़ स्टार्ट कर दी है कि जो आप वो ट्रेंड मेकर्स है ना, फिलहाल आप सादकाबाद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड मेकर्स बन गया। इंशाल्लाह जो ट्रेंड है और फॉलो भी करेंगे और हमारे जो सादकाबाद का जो नाम है और जो इंशाल्लाह फैलेगा। अच्छा सर, ये जो प्रोसीजर्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया है, ये हाईली पेड प्रोसीजर्स है या हर बंदे की रेंज में आ जाते हैं? ऑफ कोर्स दे आर हाईली पेड प्रोसीजर्स, दीज आर हाईली पेड प्रोसीजर्स, लेकिन हमने सादिकाबाद के अवाम को या हमने अपने शहर को मद्देनज़र रखते हुए इसके प्राइसेस बड़े इकोनॉमिकल रखे हुए हैं और इसके अंदर और भी हम प्रमोशन लगा देते हैं जिसमें पेशेंट को तकरीबन 50% तक आम
रेट से कम प्राइस में प्रोसीजर मिल जाता है। जबरदस्त, मतलब कि आप सादकाबाद के लोगों के लिए कुछ ना कुछ डील्स वगैरह निकाल देते हैं कि लोग जो हैं इसको बर्डन ना फील करें, इसको हाईली पेड ना फील करें, इजीली अप्रोच कर सकें आप लोगों को। सर उसमें हमारा मकसद ये था सादकाबाद बनाने का कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें, और अगर हमने पैसे ही कमाने होते तो हम लाहौर कराची जाके भी ऐसा सेटअप बना सकते थे। तो अगर आप हमारा क्लिनिक आपने विजिट किया है, अगर लोग हमारा क्लिनिक देखें तो वो उन्हें ऐसा फील नहीं आएगा कि वो सादकाबाद में फिर हैं। इट लुक्स लाइक फील इन लाहौर। एग्जैक्टली exactly, काफी अप टू डेट है माशाल्लाह, क्योंकि मैंने तो क्लिनिक में आपके साथ फुटेजेस भी शेयर करूंगा इसी में एक छोटा सा ना, कि लोग भी देख सके कि वाकई आपने माशाल्लाह एक बड़ा ही बेहतरीन अप टू डेट जो है ना, वही मैंने कहा ट्रेंड सेटर्स एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस ट्रेंड को लोग फॉलो भी करेंगे, और यही हमारी विश है कि जैसे आपने सादकाबाद को एक मॉडर्न करना चाह रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह हम इस चीज में कामयाब भी होंगे, बाकी मैं आपके साथ हूँ। अच्छा सर, अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हमारी जो डाइट है, आजकल बच्चों की आपको पता है डाइट फास्ट फूड जंक फूड काफी ज्यादा इनटेक कर रहे हैं, तो ये हमारी स्किन पे भी अफेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। विथ टाइम हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए जो मोस्ट फेवरेट फूड है वो जंक फूड रह गए, पिज्ज़ा बर्गर। तो आपको देखें जब भी हम जंक फूड या बाहर का फूड ऑयली फूड खाते हैं तो इससे हमारे डाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाती है। जब डाइजेशन नहीं होती है तो उसका मतलब है कि हम जो बैड फैट है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा कंज्यूम होना शुरू हो गया है। अब बॉडी ने किसी तरह तो उसको एक्सक्रीट आउट करना है ना, जब बॉडी उसको मेटाबोलाइज करना शुरू होती है तो जो लिपिड के ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स निकलती हैं तो उससे स्किन डलनेस होना शुरू हो जाती है, और प्री मेच्योर सी एजिंग के साइन आना शुरू हो जाते हैं, और हाई फैट इंटेक से एक्नी का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो इसी तरह ये डाइट जो है ना ये हमारी स्किन को काफ़ी बुरी तरह से डैमेज कर रही है। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने एक्नी के हवाले से बातचीत की, ये बड़ा ही ना कॉमन इशू हो चुका है हमारे लोगों में एक्नी का। एक तो बताएं कि ये एक्नी किस वजह से ज्यादा होती है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, विद मेडिसिन या इनका भी कोई प्रोसीजर का होगा, एक्नी को कैसे डील किया जाएगा? एक्नी डिपेंड करती है। एक जब हमारे आजकल की सॉरी एक्नी जो है ना डिपेंड करती है। नॉर्मली जब कोई भी अडल्ट है वो जब प्यूबर्टी को पहुंचता है तभी हार्मोनल चेंजेस होती हैं, ठीक है, हार्मोन बर्स्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो भी एक एक्नी का जो है ना आउटफ्लो होता है जो कि मोस्ट कॉमन है। दूसरा जो है ना वो डाइटरी चेंजेस के साथ होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ होता है। जब डेली हम स्किन केयर रूटीन नहीं उसको फॉलो कर पाते हैं तो उसकी वजह से होता है। तो इसको जब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ भी इसी तरह डिफरेंट होती जाती हैं। हमें अपनी डाइट को भी बेहतर करना पड़ता है, थोड़ी सी डेली एक्टिविटी को भी फॉलो करना पड़ता है, जैसे हम अगर अपने रूटीन में वॉक एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर लें उसको भी करना पड़ता है। फिर कुछ मेडिसिन हैं जो टॉपिकल हमें लगानी पड़ती है, लेकिन स्वामी कुछ इतनी इतनी वर्स हो जाती है कि उसमें से पस निकलना शुरू हो जाती है, वो एक एग्जैक्टली। वर्स फॉर्म आ जाती है। तो उसके लिए हमें ओरल मेडिसिन भी एडवाइस करनी पड़ती है पेशेंट को। ओके ओके। तो जब ये इन्फ्लेमेटरी फेज सेटल डाउन हो जाती है फिर उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर्स हैं। एक हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मीजोथेरेपी। फिजियोथेरेपी। जी, ये फ्रेंच रिजुविनेशन है। इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं जो कि हम स्किन में हम इंजेक्ट कर देते हैं। अब लोगों को लगेगा कि पता नहीं स्किन में इंजेक्ट करते कितना पेनफुल प्रोसीजर होगा, एग्जैक्टली। लेकिन इसके लिए हम सबसे पहले स्किन को जो नम कर देते हैं, 40 मिनट का प्रोसीजर होता है, 40 मिनट के नम्बिंग क्रीम हम अप्लाई कर देते हैं। और डिपेंड हम फिर हम देखते हैं कि एक्नी की टाइप कैसी है, अगर वो बहुत वर्स है, लाइट है, मीडियम है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास बहुत ही एफडी अप्रूव्ड प्री फॉर्म से सीरम्स होते हैं, जो माइक्रो नीडल्स छोटी छोटी नीडल्स होती हैं उसके थ्रू या सिरिंज इंजेक्शन के थ्रू हम स्किन में डालते हैं। तो जैसे जैसे वो स्किन में इन्फ्यूज करते जाते हैं उसी तरह उसका रिजल्ट जो है ना वो बहुत बेहतर होता जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आपने बीच में एक बात कही थी कि स्किन केयर रूटीन। अब डॉक्टर साहब, क्या है हमारी स्किन केयर रूटीन? हमें तो लगता है कि फेस वॉश से मुंह धो लेना इज स्किन केयर रूटीन, और या हमारे वो आजकल स्किन केयर रूटीन का हमें पता ही नहीं है। डॉक्टर साहब, किसी को हाउ नो ही नहीं है कि स्किन केयर रूटीन है क्या। आज मैं चाहूंगा कि आप ये राज भी खोल दें हमारे ऑडियंस के सामने कि स्किन केयर रूटीन आखिर में क्या है असल में। स्किन केयर रूटीन में हमारे पास अगर अननेचुरल कोई भी एक्टिविटी आ रही है स्किन पे, या उसके अलावा कोई हम डाइटरी चेंजेस हैं, कोई फास्ट फूड हम रेगुलर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, उसके अलावा कोई एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जैसे हम बाहर बाइक पे जा रहे हैं और धुआं है, मट्टी है, ये चीज़ें स्किन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं ना। तो ये हमारी डेली रूटीन में डस्ट पड़ रही है हमारे फेस पे और इससे हमारी स्किन डैमेज हो रही है।
तो इसकी इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए या इससे बचने के लिए, स्किन डैमेज से बचने के लिए हमें रूटीन से अपने डॉक्टर से या एस्थेटिक फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। और उसके अलावा वो जो चीज़ प्रिस्क्राइब करे अकॉर्डिंग टू स्किन हमें बताना होता है कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर उस लिहाज से ये प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाएं। और बाकी नॉर्मल रूटीन में हाइड्रेशन अपनी बेटर रखें, जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। एग्जैक्टली। ये चीज़ें ही आपकी स्किन को इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। बाकी हम तो आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं जब आप आएंगे। बिल्कुल जी। मैं डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ कि अगर हम डेली रूटीन में एक क्लेंजिंग को ऐड कर लेना, तो इससे हमें लाइफ लॉन्ग जो है ना इफेक्ट मिलते हैं। वैसे तो दिन में 2 दफ़ा क्लेंजिंग करनी चाहिए, एक दफ़ा सुबह उठ के क्लेंजिंग करनी चाहिए, एक दफ़ा रात को। लेकिन अगर हम काफ़ी काहिल और सुस्त कौम है, अगर एक ही दफ़ा कर लेंगे तो उससे भी हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जबरदस्त। तो एक हमारे पास एस्थेटिक फिजिशियन में हमारे पास बुक में एक बड़ा अच्छा सा ना केक सा पेस्ट्री सी बनी आती है। उसका मकसद ये होता है कि आपने सबसे पहले स्किन को प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्किन की आपने क्लेंजिंग करनी है, फिर आपने एक्सफोलिएशन करनी है। एक्सफोलिएशन होती है, कुछ स्क्रब होता है जिसमें छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, उसके थ्रू हम स्किन को थोड़ा सा स्क्रब करते हैं। फिर हम स्किन पे टोनर लगाते हैं, फिर हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फिर हम सीरम अप्लाई करते हैं। ये जो हमारी प्यारी प्यारी यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैं वो सब इसको फॉलो करेंगे। आप परेशान हो रहे हैं सारे और मैं फॉलो सुन रहा करेंगे। हूँ कि इतना कुछ। उस्मान भाई का मुझे लग रहा है अभी शादी नहीं हुई है। बिल्कुल। सिंगल हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे खत्म नहीं होती है बात। बात अभी खत्म नहीं हुई उस्मान भाई। अभी फिर भी अगर रहता है। अभी भी रहता है, फिर अगर हम दिन में बाहर निकल रहे हैं तो सन प्रोटेक्शन के लिए हमें सन ब्लॉक भी लगाना पड़ेगा। और अगर हम ये रूटीन रात में फॉलो कर रहे हैं तो नाइट क्रीम भी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। और फिर मेकअप तो फीमेल्स ने करना ही है, वो तो इन दी सबके एंड बाद जरूरी है करेंगे। डॉक्टर साहब। वो तो फिर वो एक ट्रेंड सेट है ना कि जैसे हमने कोई घूमना फिरना हमारी मजबूरी है ना, इसी तरह लड़कियों के लिए ये चीज नेसेसरी है। अच्छा, मैंने किसी से पूछा फीमेल से कि मेकअप के लिए, कहते हैं हमारे लिए बना, हमने यूज करना है, आप कर ले फिर। तो मैं क्या, ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, अच्छा, मेकअप की बात आपने की कि मेकअप अब जैसे यूज करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, वहां पे फिर उनको अ, शादी वाले दिन फेशियल भी करवाती हैं, बारात जो तैयार होती हैं दुल्हनें, तो ठीक है वो चीज़। और जो मेकअप है, क्या हाँ और लेडीज को ये ओकेजनली करना चाहिए या कैसे कर सकती हैं वो? इसका जवाब तो स्वामी मुझे लगता है पहले खुद ही दे चुके हैं कि अब हमारे लिए मेकअप बना है, हम नहीं करेंगे तो और करेगा। नहीं, मैं वही कहता हूँ कि आप करें। जो ये है ना, जैसे आपने बताया कि क्या ये ओकेजनली ज्यादा ठीक रहता है, आपकी स्किन को डैमेज तो नहीं करना, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। यूँ समझे कि मैं अपने फ्यूचर के लिए अलर्ट होना चाह रहा हूँ कि आपके पैसे नहीं बचेंगे उस्मान भाई। समझ गया डॉक्टर साहब। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ओकेजनली ठीक रहता है, कोई अगर जो डेली, जैसे अब वर्किंग वुमेन्स जो हैं, अगर उनको थोड़े बहुत डेली करना, यूज करना पड़ता होगा प्रोडक्ट्स वगैरह, तो इनमें भी प्रोडक्ट्स का, जैसे वो बार्बर्स हैं वो ब्लीचिंग एजेंट वाली प्रोडक्ट्स दे देते हैं, तो जो आपका मेकअप है इसमें भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं होती जो स्किन को हार्म करती हो? नहीं, अगर हम अच्छी प्रोडक्ट्स खरीदें, जैसे अच्छी कुछ अब तो पाकिस्तान में भी मेकअप बनना शुरू हो गया है। पहले पाकिस्तान में मेकअप अवेलेबल होता था लेकिन इंटरनेशनल नहीं, कंपनीज का था, लेकिन बनता नहीं पाकिस्तान को था। पता है यहाँ मार्केट ज्यादा है, बिजनेस ज्यादा हो जाएगा। अच्छा। तो जो इंटरनेशनल मेकअप हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में जैसे मुसरत निस्वा ने बनाया है, जे डॉट ने बनाया है, इस तरह बहुत सारी कंपनी जो हैं जो कि अपना मेकअप लॉन्च कर रही हैं, वो बेहतर है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जैसे मैंने एक बड़ा एक अच्छा सा पेस्ट्री सी बना के दी है हाँ आपको जी। स्किन केयर रूटीन की, अगर हम उसी को फॉलो करते हुए अपनी मेकअप प्रोडक्ट को लगाएंगे तो हमारी स्किन को कुछ भी नहीं होगा, हमारी स्किन जबरदस्त। बेहतरीन रह जाएगी। अच्छा, अब एक तो आपने हमें जो है ना वो एक पूरी स्किन केयर रूटीन बता दी, और एक जो हमारे यहाँ देसी टोटके चलते हैं मैम, कि किसी ने कह दिया कि टमाटर लगा लें, किसी ने कह दिया बेसन लगा लें, किसी ने हर जिसको जो चीज़ समझ में आती थी वो लगवा रहा है चेहरे पे। तो ये जो देसी टोटके हैं, ये डॉक्टर साहब कितने हार्मफुल है हमारे लिए? कुछ चीज़ें जो नेचुरल है ना, जैसे आपने कुछ बात की वेजिटेबल्स की या जी। कुछ वो चीज़ें जो बेसिकली हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, लेकिन उनका यूज़ हमें नहीं आता ना करना कि कैसे एग्जैक्टली। यूज़ करना है, या उसके लिए हमें प्रॉपर तकरीबन काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है ये इसी मीटिंग में कि एफडीए अप्रूव्ड या ऑथेंटिक चीज़ यूज़ करनी है। उसके लिए आपको आपका प्रॉपर एस्थेटिक फिजिशियन ही कंसल्ट करेगा कि आप क्या चीज़ यूज़ करें और कैसे करें। अब इसी बात से जी एक और बात आ गई कि आपने कहा कि आपका जो है ना फिजिशियन ही आपको कंसल्ट करेगा। अब हर चीज़ को ना रिक्वायरमेंट होती है, उसकी ट्यूनिंग होती है, जैसे गाड़ी है ना,
हमें पता है कि अब वो खड़का कर रही है तो अब इसको जी हमें लेके जाना पड़ेगा, मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब हमें नहीं पता कि हमारी स्किन को हमने कब डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। मैम जैसे कि आप प्लास्टिक सर्जन हैं और अब हमारे यहाँ तो ऐसे है ना कि अगर आपके जो स्किन है, जो नजर अगर कोई दाने निकल आए या खराब हो गई है, स्किन जल गई है, हमने तब डॉक्टर के पास आना है। तो हमें ये बताएं कि हमने डॉक्टर को कंसल्ट कब करना है, हमें कब करना चाहिए डॉक्टर को कंसल्ट? देखिए विद टाइम जो कुछ एजिंग के साइन आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कुछ जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि स्किन पे जो है ना डलनेस आना शुरू हो जाती है, कभी कभी टू टोन स्किन हो जाती है। अगर हम सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते हैं, बाहर हमारा आना जाना ज़्यादा होता है, तो कहीं कलर कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, रफनेस सी आना शुरू हो जाती है। तो बाकी इन चीज़ों के बाद तो हमें कंसल्ट करना चाहिए। बाकी जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जैसे एक्नी है, कुछ स्कार मार्क हैं या मिलेज़मास हैं, ओपन पोर्स हैं, ये तो जब आएँगे तो ये तो करना ही करना है। लेकिन इससे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमारी वही है कि जब डलनेस आ जाए, फाइन लाइन्स आ जाएँ, रिंकल्स आ जाएँ, तो तब हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताऊँ फ़ैमिली, मुझे मुझे इस फ़ील्ड में आके अंदाज़ा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद हमें हमेशा से फ़ॉलो करते रहना चाहिए थी और हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। जैसे पीआरपी है, हाइड्रा फेशियल है। अगर हम आज इसको करते रहेंगे तो हम हमेशा के लिए जवान रह जाएँगे। जबरदस्त। क्योंकि अगर हम आज इसको फॉलो नहीं करेंगे तो लेट 30s में या अर्ली 40s में तो हमारी स्किन एकदम डाउन होना शुरू हो जाती है, एकदम उसमें डलनेस आना शुरू हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, रिंकल्स एकदम ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंगली और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो ये चीज़ें हमें अर्ली 30s में जो है ना वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अब ये बड़ी आपने एक चीज, इससे मुझे ना पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस है महानूर बलोच, उनके ऊपर मीम्स भी बहुत बनती है कि वो मेरे दादा की क्रश थी, फिर वालिद की, अब मेरी है। तो इसका मतलब कि ये जो आपने एक बताया है कि शायद वो अपनी स्किन केयर रूटीन उनकी यही होगी जो आपने मुझे बताया। यकीनन होगी, कुछ तो वो अपनी स्किन को स्किन की केयर के लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करती होंगी। बेहतरीन उसमें स्किन, आइडियल स्किन है आपके उनकी। देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम हार्मोन्स आपके चेंज होते रहते हैं ना विद द एज। हेयर ग्रोथ भी आपके कम होती है, उसके बाद हेयर लॉस भी होता है और स्किन भी डैमेज होती है। और ये चीज़ें आपकी डैमेज को प्रोलॉन्ग कर देती है ना, मतलब डैमेज उसका डैमेज का जो टाइम है उसको प्रोलॉन्ग कर देती है। अगर आपके 30s में होना है, आप हाइड्रा ले रहे हैं, आप पीआरपी ले रहे हैं, तो वो आपके 50s तक चला जाएगा, मतलब उसके बाद आगे आपको वो लॉस होना शुरू होगा, स्किन डैमेज शुरू होगी। तो मतलब ये चीज़ें आपको विद पैसेज ऑफ टाइम आपको चूज़ करनी है या करना स्टार्ट है, तो एग्जैक्टली फिर उसके बाद हाँ, हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये है ना कि जब हम एक्सट्रीम को पहुंच जाते हैं ना, हम लोग तब कंसल्ट करते हैं। हम लोग वो शुरू में मसला मसला लगता ही नहीं है। हम लोग उसको यार देख लेंगे इसी सिलसिले में। अच्छा, एक ना बड़ी जरूरी चीज़ है डॉक्टर साहब जो मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये कि जैसे आपने पहले भी एक बड़ा ही जबरदस्त सोसाइटी का एक इशू आपने हाईलाइट किया है, कलर को, कलर फोबिया को लेकर। डॉक्टर साहब मुझे अब अक्सर मैंने वाइट लोग देखे हैं मैम, पर वो अट्रैक्टिव नहीं होते। और अक्सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका कलर तो वाइट नहीं है लेकिन वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये क्या होता है, यानी कि वाइटनिंग और ब्राइटनिंग डिफरेंट थिंग्स? व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग का ये ऐसे ही समझ लें कि कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कलर फेयर को हम वाइट बोलते हैं, ठीक है। जी उसके बाद अगर आप लुक्स ग्रूम कर रहे हैं या आपके लुक्स बड़े ऐसे अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव से है। अट्रैक्टिव है, तो उसको हम ब्राइट बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन है, अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो जो हम दिखने वाला बहुत हैंडसम लगेगा और गुड लुकिंग लगेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, एक ना आइस वाटर के हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो आइस बाथ के हवाले से भी कहा जाता है कि आइस बाथ बड़ा ज़रूरी है, तो उससे मैम हमारी स्किन को कितना फ़ायदा पहुंचता है आइस बाथ से? इस बात आपको पता है हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं बड़ी-बड़ी, जैसे अब दीपिका पादुकोण ने अपना लास्ट इंटरव्यू के अंदर किया, उसने बताया कि वो ना हर मेकअप करने से पहले स्किन को आइसिंग करती है। तो बड़ा सारे बाउल में आइस डाल के अपना फेस डीप करके फिर अपना मेकअप करती है। तो उससे एक तो ये भी चीज़ हो जाती है कि हमारे पोर्स क्लोज हो जाते हैं। जब स्किन पोर्स क्लोज हो जाते हैं तो मेकअप की प्रोडक्ट्स है ना वो अच्छे से हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर जाती हैं। इफेक्ट उसका लॉन्ग लास्टिंग होता है, डैमेज उसका जो है ना वो कम होता है। तो ज़बरदस्त। ये चीज़ अच्छी है। तो यानी कि आम लोग भी आइस बात किया करें, ये अच्छी चीज़ है।
ज़बरदस्त। मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी एक फ्लो में डिस्कस की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी ज़्यादा जो हमारी ऑडियंस है उनको फ़ायदा भी हुआ होगा। और बहुत सारे जैसे आपके मैम स्किन केयर रूटीन की जो पेस्ट्री है ना, अब मुझे लगता है कि ये ज़्यादा चलेगी। ये वाली पेस्ट्री जो है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर एंड मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज अ प्रोडक्टिव सेशन। अब ये जो कैमरा है, ये ऑल व्यूअर्स, अगर आप हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को कोई जनरल मैसेज देना चाहें, ऑल व्यूअर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम यू डॉक्टर साहब। मेरा तो यही पैगाम है कि एक तो स्किन को लेके आप अपने डेली रूटीन को कंटिन्यू करें और उसमें मैक्सिमम फेस वॉश करें और उसके अलावा एफडीए अप्रूव चीज़ें जो एस्थेटिक वाली हैं उनको यूज़ किया करें। और उसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम फील हो रहा है या स्किन में कोई अननेचुरल चीज़ आप फील कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। और इसके अलावा बाकी आप अपने वॉक, एक्सरसाइज और प्लेंटी ऑफ वाटर को अगर लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो इसमें इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। मैम आपको काफी टफ कंपटीशन मिल गया, डॉक्टर साहब ने सारी बातें। डॉक्टर साहब ने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। मैम अगर आप कुछ अब मैसेज देना चाहें। अपनी बात को कंटिन्यू करते करते हुए, जो हमारी फीमेल्स हैं हर एज की, यंग एज से लेके और मिडिल एज तक की, ओल्ड एज तक की, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को टाइम दें। हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए हर चीज़ कर जाते हैं। जब हमारी अपनी बारी आती है, हमारी अपनी स्किन की बारी आती है, हम उसको फोकस नहीं करते। हमारे ख्याल में हम थक गए हैं, ठीक है आज नहीं हम कल कर लेंगे, लेकिन अगर हम आज करेंगे तो कल के लिए हम अपनी स्किन को सेव कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैंने स्किन केयर रूटीन अभी आपके साथ शेयर किया उसको फॉलो करें, और अगर आपकी स्किन में कोई भी इशू होता है तो एज अर्ली एज पॉसिबल अपने एस्थेटिक फिजिशियन, डर्माटोलॉजिस्ट, जिसको भी अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंडीशन आप कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह।